Hello everyone, my name is Shalja Sharma from Abroad Gateway. I'm a certified British Council and IDP trainer. I've been teaching IELTS for last 10 years. इन 10 सालों में मैंने जो भी सीखा है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो बिगिनर्स हैं, जिनको आइल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या जो स्ट्रगल कर रहे हैं आइल्स को पास करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करूंगी। उनमें है व्हाट इज आइल्स, अंडरस्टैंड द आइल्स फॉर्मेट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स एंड हाउ मच टाइम इट कैन टेक to pass the IELTS exam, and at last I would give you one practice test for practice. Now, what is IELTS? IELTS stands for International English Language Testing System. IELTS दो तरह के होती हैं, एकेडमिक एंड जीटी। एकेडमिक स्टूडेंट्स देते हैं जो दूसरी कंट्रीज में जाके पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी वांट्स टू गो टू कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उनको एकेडमिक आइल्स देना पड़ेगा। Whereas if student wants to migrate to other country as a PR or wants to go on work permit, तो उनको GT मतलब जनरल ट्रेनिंग आइल्स देना पड़ता है। तो ये दो अलग अलग तरह के आइल्स रहता है। Understand the IELTS format. IELTS has 4 modules: listening, reading, writing and speaking. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये आपके एक दिन में हो जाते हैं, जो कि टाइम ड्यूरेशन लेते हैं 2 hours 40 minutes। बट स्पीकिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है जो कभी भी रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग के साथ नहीं होगा। ये या तो 1 week प्रायर होगा या 1 week लेटर। इट कैन कम अ डे प्रायर और डे लेटर। तो हम इसको एक इंडिपेंडेंट एग्जाम लेकर चलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? स्पीकिंग इंडिपेंडेंट क्यों होती है? बिकॉज स्पीकिंग एक 1-to-1 एग्जाम है जो कि एग्जामिनर के सामने देना होगा। तो उसके लिए स्केड्यूल होता है, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसकी स्केड्यूलिंग मिलती है, इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है। वेयर एज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग जो कि 1000 स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है, एक ऑडिटोरियम में बिठा के एक रिटन एग्जाम की तरह, जो कि अब तक हम देते आए हैं, उस तरीके से वो हो जाता है। सो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो उसे LRW बोला जाता है। नाउ अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, लिसनिंग वुड टेक 40 minutes, नेक्स्ट रीडिंग वुड टेक 1 hour एंड राइटिंग आपका 1 hour का एग्जाम है। तो टोटल आपको 2 hours 40 minutes डिवोट करने रहते हैं LRW के लिए। वेयर स्पीकिंग एग्जाम जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्जाम है, शॉर्ट एग्जाम है, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन डिवोट करनी है 11 to 14 minutes। ना तो हम 11 मिनट से कम बोल सकते हैं, ना ही हम 14 मिनट से ज़्यादा बोल सकते हैं, वो पेनल्टी में आ सकता है। तो 11 to 14 मिनट्स एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है जो स्पीकिंग को दी जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लिसनिंग, सो लिसनिंग को 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, जिसमें 30 मिनट्स का ऑडियो और 10 मिनट्स यू गेट एक्स्ट्रा to transfer the answers into answer sheet. Now in 30 minutes what happens? You would be having an audio जहाँ पे आपको different accents सुनने को मिलेंगे। It can be British accent, Australian accent, American accent। तो ये कुछ accents आपको experience करने पड़ सकते हैं, जो कि 30 minutes ऑडियो में आपको 4 different recordings दी जाती हैं, जिसको हम 4 independent sections बोलते हैं। तो 4 सेक्शंस होते हैं, हर एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल लिसनिंग में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। चारों की चारों रिकॉर्डिंग्स आपस में नहीं मिलती हैं, इंडिपेंडेंट ऑडियो रहती है, इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग है। एक रिकॉर्डिंग का दूसरी रिकॉर्डिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग रहती है, और हर एक रिकॉर्डिंग में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग। Reading is of 1 hour where you get 3 comprehensive passages and it is divided into 3 different sections. Now each section would have 11 to 13 questions. So total number of questions we would get in reading are 40.
नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग। राइटिंग इज अगेन इज फॉर 1 आवर, जिसमें आपको 2 टास्क दिए जाते हैं करने के लिए, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 इज ग्राफ राइटिंग, जिसको हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं, और टास्क 2 इज एसे राइटिंग। तो 20 मिनट्स हमें टास्क 1 को देने होते हैं और 40 मिनट्स आपको टास्क 2 को देने होते हैं, बिकॉज टास्क 1 इज शॉर्टर देन टास्क 2, because in task 1 we have to write 150 to 180 words, whereas in task 2 you have to write 250 to 280 words. Now if anybody writes less than 150 or less than 250, what would happen? तो आपको पेनल्टी लगती है, आपका हाफ बैंड तक जा सकता है। तो हम टास्क 1 में 150 से कम नहीं लिख सकते और टास्क 2 में 250 से कम नहीं लिख सकते। तो ये आपका फॉर्मेट रहता है LRW का, जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। वेयर एज इन स्पीकिंग आपको 11 से 14 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपको 3 सेक्शन कवर होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो सेक्शन 1 एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है, जिसमें आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन 2 में आपके पास क्यू कार्ड होता है और लास्ट सेक्शन में आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं। द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर IELTS एग्जाम। वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन आई वुड से। ज़्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि हमें फॉर्मेट पता है लेकिन हमें प्रिपेयर कैसे करना है, जो कि डेफिनेटली एक अननोन के लिए, एक बिगिनर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो प्रिपरेशन के लिए जो चीज़ है, जो ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं, ओवरलुक्ड करते हैं, वो ये करते हैं कि वो IELTS के फॉर्मेट पता करने के बाद सीधा प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर जंप करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेप है आपको अपना लेवल पता करना, अपना इंग्लिश लेवल पता करना, कि आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं, आप एक इंटरमीडिएट हैं या फिर एक एडवांस स्टूडेंट हैं। तो वो कैसे पता होगा? आपको एक टेस्ट लेना पड़ेगा। आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, एक प्रैक्टिस टेस्ट जनरल करके देख सकते हैं। उससे अगर आप 0 to 5 बैंड के बीच में अचीव कर रहे हैं रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग में, तो आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं। बेसिक स्टूडेंट मतलब जो ग्रामर जिसकी अप टू मार्क नहीं है, वो सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत मिस्टेक्स करता है। अगर रीडिंग इंग्लिश में कुछ पढ़ना पड़ जाए तो वो समझ नहीं पाता उसको 1 गो में, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स अच्छी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको बोली जाए कि हिंदी में आपको बोला और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखें, तो उसमें आप नहीं लिख पाते, आपसे गलतियां होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, तो आप एक बेसिक स्टूडेंट हैं। Whereas intermediate student falls between 5.5 to 6.5 कैटेगरी। जो बच्चा इंग्लिश समझ पाता है, लिख पाता है, सोच पाता है, पढ़ पाता है और पढ़ के उसे ट्रांसलेट भी कर पाता है, वो एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट है। अब उसे दिक्कत कहाँ आती है कि उससे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। IELTS में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बाद देखें तो वो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंककि हर मॉड्यूल के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप रीडिंग 1 आवर में नहीं कर पा रहे हैं तो आपके बैंड्स नहीं आएंगे जितने आप चाहते हैं। अगर आप राइटिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं 1 आवर में तो आपके बैंड्स नहीं आएंगे। तो एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट स्ट्रगल करता है टाइम के साथ, पहला। सेकेंड फैक्टर है कि वो ग्रामर में ठीक है बट ही इज़ नॉट वेरी गुड इन ग्रामर, ही डज सम सिली मिस्टेक, जिसका IELTS एग्जाम में इम्पैक्ट पड़ता है और आपके बैंड्स कटते हैं। रीडिंग में देखें तो स्पीड नहीं है, राइटिंग में देखें तो स्पीड नहीं है और टास्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। स्पीकिंग में उससे कंटेंट बन नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको उस टास्क से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। तो वैरायटी ऑफ रीजंस और फैक्टर्स आर देयर अगर आपके बैंड्स नहीं आ रहे हैं और आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं। Whereas advanced student, they don't struggle with English, they struggle with higher band. Like advanced student, they always have a setup of or always have a target to achieve 8, 7.5, 8.5 band. And if they are not scoring that much, means they are failed to do it. So उनको टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं
कि अगर राइटिंग करना है तो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए टास्क अचीवमेंट के लिए, टास्क रिस्पॉन्स के लिए, उनको अपनी लैंग्वेज को एडवांस करना पड़ता है, अपने सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स करना पड़ता है, तो ये चीज़ों पे वो स्ट्रगल करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको प्रिपरेशन में ये लाना है कि आपको अपना लेवल का पता होना चाहिए, दैट इन विच लेवल यू फॉल। उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है। इफ यू आर बेसिक लेवल स्टूडेंट, श्योरली इट वुड टेक टाइम बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज एग्जाम। इट्स नॉट अ एग्जाम ऑफ एनी सब्जेक्ट कि जिसको आप क्रैम करें और आप लिख दें और पेपर हो जाएगा। इट इज़ अ लैंग्वेज एग्जाम। लैंग्वेज को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है और वो अपने पेस से ही इम्प्रूव होगा। अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। एडवांस स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका टारगेट स्कोर क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइंस आई वुड लव टू शेयर इट विद यू कि आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, इंग्लिश लेवल, जो कि ज़्यादातर बच्चे ओवरलुक करते हैं। वंस यू नो योर इंग्लिश लेवल, आपको फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इंडिविजुअली मॉड्यूल के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हर एक मॉड्यूल को आप कुछ बेसिक चीज़ों से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले लिसनिंग। नाउ इट हैज़ बीन सीन एंड बिलीव्ड ऑल्सो कि लिसनिंग सबसे ईजी मॉड्यूल है। इसको हम इम्प्रूव भी जल्दी कर सकते हैं और ये स्कोरिंग भी है। There are many students, they are not able to score well in writing and speaking, like they score 6 band or 6.5 in writing and speaking, but they are able to score 9, 8.5 in listening. How it is possible? Now listening is easy module and you can easily score. For that, what you need just the understanding of accent, one thing. Second, if you are able to comprehend whatever the question been asked to you. Second, third, अगर आप सुन के उस चीज़ को comprehend करके आंसर को कैच कर सकते हो तो आपकी लिसनिंग में स्कोर अच्छा आ जाएगा। बट इट्स नॉट विद एवरी स्टूडेंट कि हर कोई बच्चा लिसनिंग में परफेक्ट होता है बिगनिंग में। तो आप कैसे लिसनिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं? लिसनिंग में आपको वैरायटी ऑफ एक्सेंट सुनने को मिलेंगे। तो वैरायटी ऑफ एक्सेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ इंग्लिश में सुननी शुरू कर देनी चाहिए। हम तो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आप आइल्स शुरू कर रहे हैं तो आपको अपना एनवायरनमेंट इंग्लिश में कर लेना चाहिए। आपको इंग्लिश को सुनना चाहिए, इंग्लिश में बातचीत करनी चाहिए, इंग्लिश को आपको लिखना चाहिए, सो दैट जैसा आप सोचेंगे देखेंगे वैसा ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला टिप है कि आप कुछ भी इंग्लिश में सुने बट वो इंडियन एक्सेंट नहीं होना चाहिए, वो या तो ब्रिटिश हो, बिकॉज ब्रिटिश इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट एक्सेंट एवर। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश एक्सेंट तो आप कोई भी एक्सेंट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ब्रिटिश एक्सेंट या फिर आप कैनेडियन एक्सेंट में कुछ भी सुने, यू कैन लिसन न्यूज़, यू कैन लिसन BBC न्यूज़, यू कैन लिसन पॉडकास्ट, यू कैन लिसन टेड टॉक। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सुन सकते हैं, जिससे श्योरली विद इन अ मंथ आपका स्कोर काफ़ी बेटर हो सकता है। आई हैव मेनी केस स्टडीज विद मी। मेरे स्टूडेंट्स के स्कोर 5 बैंड से 7 में शिफ्ट हुए हैं, 6 से 9 में शिफ्ट हुए हैं, तो वो आपके भी हो जाएंगे। बट कंसिस्टेंसी इज दी की। आपको इसे कंसिस्टेंट रखना है। जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं तब तक आपको लिसनिंग में कम से कम 10-15 मिनट की ऑडियो एवरीडे सुननी है। फर्स्ट थिंग, इट विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, इट विल इम्प्रूव योर एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग एंड इट श्योरली स्पीड भी इम्प्रूव करेगा और आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। सेकेंड, अगर हम रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि एक तो लेंदी पैसेजेस पढ़ना उनको टफ लगता है, बोरिंग लगता है, बिकॉज एकेडमिक रीडिंग में आपको कोई स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस नहीं आते। वो जनरली साइंस रिलेटेड होते हैं या फिक्शन रिलेटेड नहीं होते हैं। साइंस रिलेटेड या किसी भी कंसेप्ट के ऊपर बातचीत हो रही है या किसी प्रोडक्ट के ऊपर बातचीत हो रही है या किसी केस स्टडी के ऊपर बातचीत हो रही है, तो जर्नली ये चीज़ें बोरिंग रहती हैं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीडिंग की स्पीड को इम्प्रूव करना है। सो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड? यू शुड रीड मोर एंड मोर बुक्स। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बट स्पीड के लिए कम से कम 2 पेजेस और मिनिमम 2 पेजेस एंड मैक्सिमम 5 पेजेस आपको एवरीडे पढ़ने हैं, सो दैट आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए। और वंस योर स्पीड वुड इम्प्रूव, डेफिनेटली आपकी रीडिंग की कॉम्प्रिहेंसिव कैपेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी
और आप जो टास्क 15 मिनट में कर रहे हैं वो टास्क की कैपेसिटी आपकी 10 या 8 मिनट्स में करने की हो जाएगी, जिससे आपका रीडिंग का स्कोर स्लोली इंप्रूव हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप फॉर द रीडिंग इज यू शुड वर्क ऑन योर वोकैबुलरी, बिकॉज रीडिंग में आपको वोकैबुलरी काफ़ी मिलेगी, थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मिलेंगे, आपको उनके डेफिनेटली मीनिंग आना चाहिए, बिकॉज पैराफ्रेजिंग काफ़ी होती है रीडिंग में। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि आपको सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, जो बच्चे कैच नहीं कर पाते और उनका मीनिंग मैच नहीं कर पाते, इवेंचुअली क्या होता है कि उनके बैंड्स नहीं आ पाते और क्वेश्चन ठीक नहीं होते। तो इन चीज़ों पे अगर आप वर्क करेंगे तो रीडिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर आपका हो सकता है। नाउ थर्ड इज राइटिंग। राइटिंग इज definitely very interesting module, but most of the student they face difficulty in writing only. राइटिंग में कहने को तो सिर्फ 2 टास्क हैं और बच्चे लिख भी पाते हैं, बट सबसे मेन स्ट्रगल जो या प्रॉब्लम उनको आती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट की। वो 2 टास्क 1 आवर में कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज समटाइम दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, समटाइम दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बट दे डोंट गेट आइडियाज आने के बाद उनको वो डिटेल नहीं कर पाते, या फिर कई बार उनका टॉपिक रिलेट नहीं कर पाता क्वेश्चन के साथ रिलेट करे तो वो बेटर वोकैबुलरी नहीं दे पाते या बेटर सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दे पाते। सो देयर सो मेनी फैक्टर्स। तो राइटिंग के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मल्टीपल टास्क 1 मल्टीपल टास्क 2 पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट्स नॉट कि एग्जाम से पहले आपने कुछ लाइक 5-6 टॉपिक लिख लिए तो आपका एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। इट वॉन्ट हैपन। आपको मल्टीपल टास्क पे वर्क करना पड़ेगा, मल्टीपल टॉपिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, पहली चीज़। सेकेंड, आपको पता होना चाहिए दैट इफ समथिंग इज बीन आस्क्ड आप उससे रेलेवेंट आइडियाज कैसे दें। नाउ आइडिया इज वन थिंग, आप उसको रिस्पॉन्स में कैसे डालें कि आपने ये आइडिया दिया, आप उसे एक्सप्लेन कैसे किया, रीजंस कैसे दिए, एग्जाम्पल उससे रेलेवेंट कैसे दिए हैं, दिस इज समथिंग। देन आपके जो आइडिया हैं वो कितने आपस में को रिलेट कर रहे हैं, जिसको हम कोहेजन एंड कोहेरेंस बोलते हैं, कनेक्टिविटी कितनी है। देन आपका वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है कि आपके लेक्सिकल रिसोर्स, आपकी स्पेलिंग कितने ठीक हैं, या फिर आपने कितने सिनोनिम्स का यूज़ किया है। थर्ड, आपने कितने फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ किया है, दीज थिंग्स। एंड द लास्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट इज़ ग्रामर, जिससे आपका बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल्स में आप कैटेगराइज होते हैं। तो ग्रामर अप टू द मार्क होना चाहिए। बेसिक के लिए आपके सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होने चाहिए, आपके आर्टिकल्स ठीक होने चाहिए, प्रीपोजिशन पे काम ठीक होना चाहिए, ठीक है, आपके मॉडल्स ठीक होने चाहिए। अगर हम इंटरमीडिएट या एडवांस की बात करें तो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए। सारे सेंटेंसेस आप सिंपल नहीं बना सकते, यू नीड टू कम अप विद कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है फॉर टू इम्प्रूव द स्कोर इन राइटिंग। Now the last module that is speaking. The speaking के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। स्पीकिंग इज इनफॉर्मल एग्जाम, तो आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं। आप जितना इसे प्रैक्टिस करेंगे घर पे इंग्लिश में बोल के, उतना आपका फ्लुएंसी इंप्रूव होगा। और फ्लुएंसी सबसे पहला पैरामीटर है। अगर आप फ्लुएंसी में अच्छे हैं तो आप इजीली 6.5 बैंड स्कोर कर सकते हैं। हाँ, फ्लुएंसी के बाद अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ग्रामर की आती है। फ्लुएंसी एंड ग्रामर, अगर ये 2 चीज़ें आप स्पीकिंग में दे देते हैं तो डेफिनेटली स्कोर बेटर हो जाता है। तो स्पीकिंग में सिर्फ आपको ये बोलूँगी कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन एवर हैव। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस by standing in front of mirror. You can pick multiple topic, you can practice that. उससे आपका स्पीकिंग का स्कोर भी काफ़ी लेवल तक इम्प्रूव हो जाएगा। Now the next point is how much time it will take. ज़्यादातर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें कितना टाइम लगेगा। अभी उन्होंने रजिस्टर ही किया होता है हमारे साथ आइल्स में और वो पूछते हैं मैम हमें 1 मंथ लगेगा या 15 डेज में या 2 मंथ्स में। वी ऑलवेज गिव देम वन आंसर कि ये डिपेंड करता है सबसे पहला आपके लेवल पे, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना लेवल पता होना चाहिए। आप एक बेसिक स्टूडेंट है, आप एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, यहाँ पे आप एक एडवांस स्टूडेंट है। That tells you that how much time it would take. After that, it totally depends on your capacity
और आपकी डेडिकेशन, आप कितने डेडिकेशन से वो कर रहे हैं, आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। इफ़ योर ट्रेनर हैज़ गिवन यू सम होमवर्क टू डू, आर यू डूइंग इट रेगुलरली, आर यू इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, और आर यू इवेलुएटिंग योर मिस्टेक्स एवरी डे। और मिस्टेक्स इवेलुएट करने के बाद आप नेक्स्ट डे उन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कम टाइम लगेगा। बट अगर आप स्लो लर्नर हैं या स्लो आप पिक करते हैं तो इट वुड टेक श्योरली टाइम, बिकॉज एक लैंग्वेज एग्जाम को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है। आई हैव टॉट मैनी स्टूडेंट्स, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, कुछ बच्चों को 6 मंथ्स तक लग जाते हैं, बट कुछ बच्चे 8 बैंड 15 डेज में भी ले पाते हैं। अब टोटली डिपेंड्स कि उनका बेसिक इंग्लिश लेवल क्या था। तो टाइम डिपेंड करता है कि आपका बेसिक इंग्लिश लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। तो आइल्स एग्जाम एक इंग्लिश एग्जाम है, अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप 1 वीक में भी इसे क्रैक कर सकते हैं, बट लगने को आपको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, टोटली डिपेंड्स। ओके, सो वन गुड न्यूज, वी हैव शेयर्ड वन सैम्पल पेपर विद यू, दैट इज अ प्रैक्टिस टेस्ट, जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपना लेवल चेक करने के लिए, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग तीनों मॉड्यूल्स हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आंसर शीट भी अपलोड की है, आप अपना रीडिंग लिसनिंग का तो आंसर खुद चेक कर सकते हैं, बट राइटिंग के लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप अपना सैम्पल आंसर अपलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हैं, ईमेल आईडी दिया है, आप उनमें शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके आंसर्स चेक करके विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द रिस्पॉन्स।